हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत अच्छे। चलो, तो हम जो है पॉलिटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं। तो देखो, अब कल रिजल्ट आ चुका है, ठीक है, पीएससी का। अब आपको आगे की रणनीति डिसाइड करनी है। डीसी सर ने एक वीडियो बनाया है, उसको सभी लोग देख लें और अपनी आगे की रणनीति तय करें। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट तीन चार चीजें जो मैं बताना चाहता हूँ वो बता देता हूँ, बस उसके बाद अपन फिर शुरू करते हैं। ठीक है, मतलब ये कोर चीजें हैं। आई बात समझ में। इसके बिना बहुत मुश्किल है चीजें, मतलब समझ रहे हो कि इसके बिना आप मेंस की कल्पना नहीं कर सकते। ध्यान रखना इस बात का कि इसके बिना जो है मेंस निकलना नामुमकिन है। समझ रहे हो। तो ध्यान रखना क्या करना है। सबसे पहला काम अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ये तो आप पूछ रहे होंगे कितना ऑब्वियस है, मतलब कि हाँ ये तो हमको सबको पता ही है कि अच्छे से पढ़ना ही है। ठीक, लेकिन अच्छे से पढ़ने में आता है आपकी कॉन्सेप्चुअल समझ बनानी है। ठीक है, तो पढ़ते समय केवल रटने पर ध्यान ना दें। रटना तो है ही, समझ बना लेंगे तो आपको रटने में आसानी होगी। ठीक है, याद करने में बहुत आसानी होगी जब आप समझ लेंगे चीजों को। तो आपको रटना कब है, जब आप समझ ले। जब तक आपको किसी टॉपिक की पर्याप्त समझ ना हो तब तक उसको याद करने से बचें। मतलब कि उसको जबरन ना रटे बिना तर्क के कि यार ये क्यों है कैसे। मेंस में बहुत ज्यादा नहीं जाएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन एनालिटिकल आता है तो इसके लिए आप तैयार रहेंगे, आप उसको लिख सकते हैं। समझ रहे हो। हाँ, तो पहले समझ लें उसकी परिभाषा को, उसकी विशेषताओं को, उसके आयाम को थोड़ा सा देख लें कि वो समझ में आ जाए, हमको एक मोटा मोटा अंदाजा लग जाए कि क्या है। ठीक, उसके बाद फिर उसको याद कर लें। ठीक, एक चीज। दूसरी चीज हो गई, आपको कोशिश करना है कि नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाना कहां से शुरू करना है, नोट्स कैसे बनाने हैं। तो नोट्स जो है वो शॉर्ट होने चाहिए बहुत। ठीक है, मतलब आप उनका बहुत जल्दी जल्दी रिवीजन कर सकें। तो नोट्स को जो है शॉर्ट बनाना है और कोशिश करना है कि वो छोटे रहें, समझ में आ जाए। ठीक, अगर आप जैसे जैसे मैं ये लिख के ला रहा हूं इसको भी प्रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज आप दूसरी एक्टिविटीज कर रहे हैं। नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन आपके लिए जो चीज सबसे ज्यादा कठिन है शुरुआत वहां से करें। आप अगर यहां से नोट्स बनाना शुरू करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी कि जो है आप कठिन चीजों से नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए वो सब्जेक्ट बहुत आसान हो जाएगा। आप सबसे पहले नोट्स बनाने के लिए अच्छे से पढ़ लेंगे और जो है अच्छे से उसको लिख लेंगे, और इसी नोट्स बनाने की प्रक्रिया में आप एक दो बार उसको और पढ़ लेंगे तो वो चीज आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। इसलिए ये जरूरी है, जो चीजें आपको सरल लगती है, आसानी से समझ में आ जाती है, उसके लिए बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा कि बहुत मत करो, उसको पढ़ लो, है ना। और ये कोशिश करो कि जो है अगर उसको डायरेक्टली याद किया जा सकता है, समझ में आती है, आपके लिए सरल है, तो उसको कोशिश करेंगे डायरेक्ट याद किए। और अगर नोट्स भी बनाने तो बहुत छोटे बना लो, ऐसा कर सकते हो। पढ़ना, नोट्स बनाना। अब आती है अपनी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये सारी इंपॉर्टेंट है लेकिन अब आती है आपकी तीसरी, आंसर राइटिंग। ठीक है, आप अगर आंसर राइटिंग नहीं करेंगे तो बेटा मेंस में आपका पेपर जो है छूट जाएगा। आपको कितनी ही अच्छी चीजें से याद है, अगर आप आंसर राइटिंग नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत आने वाली है। शुरू शुरू में वो बच्चे ध्यान रखें जिनका पहला मेंस है या उनकी बहुत ज़्यादा लिखने की आदत नहीं है, स्पीड कम है, तो वो ध्यान रखें कि रोज दो चार प्रश्न, बहुत ज़्यादा समय नहीं भी लिख रहे तो आधे घंटे, एक घंटे ऐसे शुरुआत कर सकते हैं। हो सकता है कि चीज़ें शुरू में कठिन हो, आपको जो है लिखते ना बन रहा हो, अच्छा ना लिखते बन रहा हो। तो देखो, पहली बार में 99% लोग जो है बुरा ही लिखते हैं। शुरुआत हो रही है तो ठीक है, कौन महारथी है जो एकदम से आ जाएगा। तो आपको कोशिश करनी की शुरुआत कर देनी है। सबसे ज्यादा डर किसी भी चीज की, सबसे कठिन प्रक्रिया जो है वो पहली चीज है पहल करना। शुरुआत नहीं करते हैं, हाँ देवेंद्र, ठीक है, अगर शुरुआत नहीं करते हैं तो चीजें अपने आप में बहुत कठिन हो जाती है। आप जो है ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं कि यार क्या करना है क्या करना है, लेकिन शुरुआत जब तक नहीं करोगे चीजों में दिक्कत आएगी बहुत। ठीक, तो ये आंसर राइटिंग वाला काम हो गया। ठीक, अब आता है अपना इवेल्युएशन। ठीक है, खुद का मूल्यांकन।
हम कहाँ हैं, ठीक है, हमारी तैयारी का क्या स्तर है, क्या सुधार करना चाहिए, क्या हमको इसमें ऐसा ऐड करना चाहिए कि वो अट्रैक्टिव लगे। डाटा, फैक्ट्स और उसकी जो बेसिक समझ है, उसकी परिभाषा हो या उसका कोई संदर्भ हो, वो तो याद करना ही है, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा क्या चाहिए कि हमको लगे कि हाँ ये अट्रैक्टिव है, सामने वाला पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि यार देखना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए या इसको नंबर देना चाहिए। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो इन सब चीजों को समझें। ये बिल्कुल कंसाइज है, मतलब इससे कम, इससे ज्यादा तो फिर हजारों चीज मैं बता सकता हूं आपको, लेकिन इससे कम में जो है किसी में भी काम नहीं चलेगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक, आई बात समझ में? तो इस चीज को जो है ध्यान रखोगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। और मेंस बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, मेंस साइंस से ज्यादा कला है। कला मतलब आर्ट है एक प्रकार का। आप देखते हैं कि मेंस जो है बहुत, आपने मतलब अगर उदाहरण देखे होंगे तो बहुत ज्यादा पढ़ने वालों के हमने देखा कि बहुत पढ़ रहे हैं, भयंकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन कई बार मेंस भी क्वालिफाई नहीं हो पाता है। तो उसका मतलब है कि उसकी मेहनत में कोई कमी नहीं है, वो स्मार्ट वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब अपने को क्या करना है कि यहाँ की जगह स्मार्ट वर्क करना है। जो व्यक्ति स्मार्ट वर्क करेगा जो है वो ज्यादा जल्दी से इन सब चीजों को अडॉप्ट कर पाएगा, और जैसी परिस्थिति बनेगी पेपर में भी और नॉर्मल डेली रूटीन की पढ़ाई में भी, तो भी जो है उस चीज को वो जल्दी से अपने अनुकूल बना लेगा। समझ में आ रहा है? तो इन सब चीजों का ध्यान रखें, इससे कम में कुछ नहीं हो पाएगा भैया। ठीक है, अगर कोई इससे शॉर्ट रणनीति बना रहा है तो निश्चित रूप से वो आपको मूर्ख बना रहा है। उसको जो है उसको समझ नहीं है पीएससी की कि यार क्या है एक्चुअल में पीएससी या मेंस क्या मांगता है। ठीक, अब देखो, जिन लोगों का मेंस के लिए क्वालिफाई हुआ है, मतलब जिन लोगों का प्री निकल चुका है, जिन लोगों का प्री नहीं निकला है, दोनों चीजें। ठीक है, तो देखो मैं दोनों ही स्थिति को बहुत अच्छा मानता हूं, लेकिन आप थोड़ा सा मेरी समझ को समझो कि मैं क्या कहना चाहता हूं, उस चीज को समझो। जिसका हो गया है वो, उसकी तो बल्ले बल्ले है, जिसका नहीं हुआ है उसके लिए देखो। जिसका हो गया है उसके लिए तो मैंने बता चुका हूं, वो तो बहुत बढ़िया। अब इनमें से दिक्कत किसको आनी है? जिसका हो गया है बेटा, वो, उसको समस्या यहां आनी है कि अगर उसने पहले से मेंस पूरा नहीं पढ़ रखा है, आंसर राइटिंग नहीं है उसकी, नोट्स नहीं बने हुए हैं, केवल जो है वो 1-2 साल से तैयारी कर रहा है और केवल प्री पढ़ रहा है, ठीक है, और ख्याली पुलाव पका रहा है, तो उसके लिए ये जर्नी बहुत कठिन होने वाली है। इस बात का ध्यान रखना। 3 महीने बहुत समय होता है, लेकिन उनके लिए जिनकी तैयारी अच्छी है, पहले से तैयारी है, कम से कम मेंस पढ़ चुके हैं वो अच्छे से कम नोट्स बने हैं और कम से कम ठीक ठाक लिखना आता हो, उनके लिए 3 महीने सफिशियंट है। उनके लिए बहुत ज्यादा कठिन भरे हैं जिनका प्री निकल चुका है और जो है अब वो सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए, तो उनके लिए तो ये जर्नी बेटा बहुत कठिन होने वाली है, लेकिन इसको आसान बनाया जा सकता है। सबसे पहले तो अपने को निस्वार्थ भाव से करनी, क्योंकि चीजें कठिन हैं बेटा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप सबसे पहले ध्यान रखें पढ़ने पर। कोई भी अच्छा सा कोर्स ले लें, ठीक है, जैसे अपना तो है ही, ठीक है, अगर लगता है किसी को कि यार यहाँ मजा नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका सिलेक्शन है। लेकिन जैसी हमारी फैकल्टी है इसमें मैक्सिमम लोग सेलेक्टेड हैं, और नहीं तो जो सेलेक्टेड नहीं है वो लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं, मेंस दे रहे हैं, तो उनको उन चीज़ों की समझ है। ये कॉम्बिनेशन मुझे नहीं लगता कि शायद कहीं है, ठीक है, हो सकता है मैं बड़ा चढ़ा के बात कर रहा हूँ, लेकिन आप इस चीज़ को समझें, ये कॉम्बिनेशन शायद कहीं है, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारी कोचिंग है जिनमें टीचर को जमाना हो गया है, मतलब उसको समझ नहीं है, वो विषय पढ़ा देता है लेकिन उसको समझ नहीं है कि पीएससी क्या चाहता है, मींस प्री क्या चाहता है, कि वो किस चीज की मांग करते हैं, उनको उस चीज की समझ नहीं है। ज्ञान बहुत है, नो डाउट, उसमें मैं जाता ही नहीं हूँ, जाऊंगा ही नहीं कि उनको ज्ञान नहीं, बहुत ज्ञान है, लेकिन उसकी मांग को समझना वही समझ सकता है जो इसको बहुत करीब से देख रहा है। ठीक है, तो अपन ने देखा भी है कि जो पानी भरा हुआ रहता है वो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, लेकिन जो बहता पानी रहता है, मतलब अपडेट रहता है, वो जो है
सस्टेन कर जाता है और साफ पानी रहता है। तो जिनका हो गया है उनके लिए बहुत अच्छे से पढ़ना है, कोशिश करना है नोट्स बना सके, आंसर राइटिंग कर सकें, ठीक है, और चीज़ों को रिवाइज कर सकें बहुत अच्छे से। तो ये सब चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आई बात समझ में? तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको बहुत सोचना है। ठीक, चल फिर आता है, अब जिनका नहीं हुआ है उनके बारे में कुछ बात कर लें। जिन लोगों का नहीं हुआ है, मैं पर्सनली इस बार कौन को भाग्यशाली मानता हूं, उनकी बात सुन लो। जिन्होंने अभी तक केवल प्रीलिम्स की तैयारी की थी, मेंस की तैयारी नहीं की थी, उन लोगों का नहीं निकला है। जिनने अच्छे से मेंस नहीं पढ़ा हो उन लोगों की मैं बात कर रहा हूं। जिन लोगों ने जो है नोट्स नहीं बना रखे हैं, आंसर राइटिंग नहीं है, केवल जो है पीएससी की तैयारी के नाम पे जो प्री पढ़ते रहे हैं, वो लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, इस बात का ध्यान रखना, गलत मतलब मत निकालना कि वो लोग बहुत भाग्यशाली है जिनका प्रीलिम्स नहीं निकला है। अब आपको क्या करना है, आपको अब जो अगला प्री होगा वो कम से कम जनवरी या फरवरी में होगा, ठीक, या इसके बाद भी हो सकता है, लेकिन मैं ये आपको सबसे मिनिमम कंडीशन बता रहा हूं कि कम से कम ये। तो आपको क्या करना है, मेंस पढ़ना है बहुत अच्छे से, मेंस पढ़ना है, समझ बनानी है और याद करना है उसको, ठीक, ये हो गया। उसके बाद क्या कर सकते हैं आप, नोट्स बनाना है आपको, ठीक, आई बात समझ में? आपको आंसर राइटिंग करनी है, चीजों को रिवाइज करना है, ठीक है, और बार बार चीजों को देखना है आपके पास, क्योंकि पर्याप्त समय है। पर्याप्त मतलब कम से कम 6 से 8 महीने बिना कुछ सोचे आप मेंस पढ़ सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये सब चीजें आपको आगे बढ़त दिलाएंगी। देखो, 4 मेंस लिख के, 6 मेंस लिख के कोई उस रिकॉर्ड का कहीं कोई मतलब नहीं रह जाएगा बेटा। आपको प्रीलिम्स निकलना बहुत अच्छा लगता होगा, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा दुखदाई है जिनकी पहले से तैयारी नहीं है। उसमें क्या करते हैं बच्चे, उनको बहुत अच्छा लगता है, प्री निकल जाता है, लेकिन समस्या है कि मेंस की तैयारी नहीं है। 4 मेंस लिख लिए, 5 मेंस लिख लिए, मेंस निकल नहीं रहा है। तो आप मुझे बताओ कि उसका कहीं कोई औचित्य है? कोई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसी कोई संस्था है जो पीएससी वाले की, यार इन्हें 5 मेंस दे लिए, 4 मेंस दे लिए हैं, या बहुत सारे इंटरव्यू दे लिए, उसका क्या मतलब है? उसको कोई सेंस नहीं है। तो उस चीज को समझने की कोशिश करो। जिनका नहीं निकला है वो एक बार में बाजी मारने की कोशिश करो, ठीक है, एक बार नहीं तो अधिकतम 2 बार में फाइनल। अब इसके बाद कुछ नहीं सोचना। तो तैयारी ऐसी करो, पढ़ना है तो केवल साल भर, 1.5 साल ऐसा पढ़ो कि जीवन में फिर दूसरी बार इस जंजाल में ना पढ़ना पड़े, इससे निकलो, मुक्ति पाओ। आई बात समझ में? तो इन सब चीजों को ध्यान रखना, ठीक। तो ये दोनों ही कंडीशन में बता दी है, लेकिन दोनों ही चीजों, ये दोनों कैटेगरी वाले लोगों को अब विशेष चीज जिनका ध्यान रखना है, थोड़ा सा मैं बता दूं, उनके बारे में थोड़ा सा देख लो। आपको क्या करना है, सबसे पहले दोनों ही स्थिति में पॉजिटिव रहना है। जो जिनका हुआ है उनका भी ठीक है, जिनका नहीं हुआ है उनका भी ठीक है, दोनों को धैर्य बनाए रखना है, पॉजिटिव रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है कि कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि सबसे ज्यादा यहां पीएससी में पढ़ने की लड़ाई सेकेंडरी है, सबसे पहले इन चीजों से लड़ाई है। एक बार दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया, प्री नहीं निकला, तो आदमी जो है धैर्य खोने लगता है, फिर वो किसी की सुनना नहीं चाहता, कोई उसको सही बता रहा हो तो भी नहीं मानता वो, ठीक है। तो ये समस्या आती है। पॉजिटिव रहना, धैर्य रखना है, कॉन्फिडेंट रहना है। उसके बाद आपको फिर जो चीजें मैंने बताई हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेल्फ बिलीव, खुद पर भरोसा, ठीक है, खुद पर भरोसा, और ऐसी शक्ति पर जिसे आप मानते हो, भगवान समझ लीजिए, भगवान पर भरोसा रखना है, खुद पर भरोसा रखना है। चीजें सही हो जाएंगी, चीजें जो है हमारे अकॉर्डिंग हो जाएगी जैसा हम चाहते हैं, लेकिन चीजें तब वैसी होंगी जब हम उसके लिए काम करेंगे, ना कि केवल समस्याओं पर विचार करेंगे। समस्याएं तो बहुत सारी हैं, सबके साथ है, और सबकी समस्या हर किसी को लगती है कि यार इससे ज्यादा तो किसी के पास कोई समस्या है ही नहीं, वो लगता है कि मेरे ही पास जो है पूरी समस्या है। तो ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास समस्या ना हो।
पैसे धेले से लेके सारी चीजें, मुकेश अंबानी के पास भी बहुत समस्या, और जो सबसे गरीब व्यक्ति उसके पास भी बहुत समस्या। तो ऐसा सोचना ही नहीं है, ठीक। तो जो चीजें मैंने बताई है तैयारी के दौरान केवल इन चीजों का ध्यान रखें, अपने आप को खुश रखें, ठीक है, कि भाई जो है अल्टीमेट किसके लिए काम कर रहे हैं, ये सब जो है प्रपंच किस लिए रचा गया है पूरी दुनिया में, खुश रहने के लिए। फाइनली किसी भी व्यक्ति का अल्टीमेट गोल जो है वो क्या है, वो खुश रहना है बस, एकमात्र। अगर कोई भी व्यक्ति पूरी दुनिया में कुछ भी चाहता है तो सबसे अंतिम में और सबसे पहले वो चाहता है कि खुश रहूं। तो खुश रहो, चीजों को करो। हो सकता है कई बार पॉजिटिव नेगेटिव चीजें आती है, एक्सेप्ट इट, कि भाई हाँ ठीक है, आज नहीं तो कल जो है होंगी चीजें, अपने अकॉर्डिंग होगी, इसलिए नो टेंशन, बिल्कुल धैर्य रखें और चीजों पे काम करें, ठीक। चलो अब हम बात करते हैं अपनी पढ़ाई की, ठीक। बाकी चीजें समझ गए, जो भी डाउट रहे आप पूछ सकते हैं, ठीक। हाँ हाँ देवेंद्र, बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट हैप्पीनेस, बहुत बढ़िया। खुश रहना बहुत जरूरी है, और जरूरी होने के साथ साथ आपकी आवश्यकता भी है, रहना ही पड़ेगा खुश। उसके अलावा दूसरा चारा नहीं है, क्योंकि आप दुखी भी रहोगे तो किसी का क्या बिगड़ जाएगा, इसलिए खुश रहो। खुश रहने का कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है, ठीक। क्योंकि दुखी रहना तो जो है अपने आप में वैसा है कि स्लो पॉइजन टाइप का है, कि धीरे धीरे रोज मर रहे हो, उससे क्या मतलब है। तो इसलिए खुश रहो, जो समय है वो तो निकलना ही है, खुश रह के भी निकलेगा, दुखी रह के भी निकलेगा। तो खुश रहो, कॉन्फिडेंट रहो, सकारात्मक रहो, अपने प्रति विश्वास रखो, और जो अपना काम है उसको करो। कोई भी काम बहुत कम उम्मीद के साथ, बहुत ज्यादा मेहनत के साथ करो। अपना जो काम है अपनी पूरी मेहनत के साथ करो, और सबसे बुरे परिणाम के लिए तैयार रहो। आपको कभी भी दुख नहीं होगा। आपको इस बात में संतुष्टि मिलनी चाहिए कि आपने बहुत अच्छे से काम किया था, हो सकता है कि रिजल्ट उसके अनुसार ना आया हो। आई बात समझ में? तो रिजल्ट भी उसके अनुसार आ जाएगा जब आप उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे कि ठीक है, आज नहीं हुआ, मैं इसके लिए और मेहनत करूंगा और जरूर एक दिन होगा। इस बात को ध्यान रखें, खुद को भरोसा दिलाएं, ठीक। चलो ओके, ये सारी चीजें समझ गए, चलो ठीक, बहुत हो गया, आया मोटिवेशन कुछ। चलो अब अपन बात करते हैं अपनी पढ़ाई पे। हम बात कर रहे थे संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका, जिसको प्रियम्बल कहते हैं, ठीक। कल हमने एक बार उसको पढ़ भी लिया था, ठीक। तो अब हम कोशिश करें कि उसके पहले क्वेश्चन देखें, किस प्रकृति के क्वेश्चन आते हैं और पीएससी क्या चाहता है हमसे, हम उसी को सोच के तैयारी करें, ठीक। कि भाई पीएससी ये चाहता है इसलिए हम यही देंगे, ठीक। चलो दिख रहा है ना? हाँ देखो क्या चाहता है पीएससी, कि भाई आप प्रियम्बल पढ़ो, और प्रियम्बल केवल रटो नहीं, उसको समझो भी। क्या है? प्रस्तावना में संशोधन 2014 में क्वेश्चन आया था कि प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ। तो आप जानते हैं कि 42वें संविधान संशोधन में हुआ, 3 शब्द जोड़े गए, एकता अखंडता और पंथनिरपेक्षता जोड़ा गया। समाजवादी, एकता अखंडता और पंथनिरपेक्षता जोड़े गए ये, ठीक। प्रस्तावना की 3 मूलभूत मान्यताएं लिखो, 2017 में आया है। 3 मूलभूत मान्यताएं, तो बहुत सारी मान्यताएं हैं उसमें। जैसे हम जानते हैं कि हमारे देश को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बना रहे, ये भी मान्यता है। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, गरिमा, ये सारी चीजें भी मान्यता ही है, ठीक। तो ये मान्यताएं हैं 3, कोई भी लिख दो काम हो जाएगा, ठीक। बंधुता से क्या तात्पर्य है? तो जो बंधुता है, ठीक है, बंधुत्व की भावना है, उसमें जो संविधान बनाने वाले हैं, प्रियम्बल है, उसका क्या मतलब है? तो बंधुता मतलब सब लोग, देश के जितने भी नागरिक हैं, वो एकता के भाव से, अपनेपन के भाव से, प्रेम भाव से एक साथ रहें, यही बंधुत्व है। मतलब भाईचारे की भावना ही बंधुत्व है। कब आया है? 2018 में। बंधुत्व का क्वेश्चन खुद रिपीट हुआ है। बंधुत्व का अर्थ ये 18 में आया, 19 में फिर से आ गया, ठीक। उद्देश्य प्रस्ताव, तो ये प्रस्तावना आज जिस रूप में हमें दिखती है वो कहीं ना कहीं किसका विकास है? जवाहरलाल नेहरू जी ने जो प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव, वही तो आगे चल के हमारी प्रस्तावना बनी, ठीक है। तो हम उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में जब अपन ने ये चैप्टर पढ़ा था संविधान सभा वाला, तब मैंने बताया भी था, और इसके बारे में डिटेल से पढ़ा है।
ये बड़ा क्वेश्चन आया था, ठीक है, मतलब उस समय 6 नंबर का क्वेश्चन होता था तो वो वाला आया था, समझ रहे हो, मतलब कि ये क्वेश्चन बड़े में भी आ सकते हैं। तो ये तो मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि ये आ सकता है, देखो 20 में आया है। ठीक, 42वें संविधान संशोधन की प्रस्तावना लिखिए, प्रस्तावना है ये 2015 में आया था, मतलब संविधान संशोधन के बाद जो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे, उनके बाद जो प्रस्तावना बनती है उसको सुनाइए या लिखिए। ठीक, और इंटरव्यू में कई बार बच्चों से पूछा है कि प्रस्तावना सुनाइए, तो आपको याद करके रख लेना, पूरी प्रस्तावना शब्द से है, 2-4 बार याद करोगे, रटोगे, याद हो जाएगी। ठीक, हाँ, ये तो थे आए हुए क्वेश्चन। ठीक है, अब जो मुझे लगता है कि यार ये आ सकते हैं इस टॉपिक से, केवल मुझे लगता है कि यार प्रस्ताव लिखो, प्रस्तावना का वर्णन करें, मतलब आपसे पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना लिखें। एक सीधा क्वेश्चन 5 नंबर का आ सकता है, प्रस्तावना लिखें, आपको उसमें कुछ सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट प्रस्तावना लिख देनी है। प्रस्तावना के तत्व लिखें, तो जो तत्व हैं ये पढ़ेंगे हम अब आगे, कौन कौन से तत्व हैं, जैसे हम भारत के लोग, ठीक है, कब लागू हुआ और इसमें क्या क्या चीजें हैं, ये सारे तत्व हैं, तो ये हम देखते हैं, इसमें मिलेंगे। प्रस्तावना में शब्द, अब प्रस्तावना में जैसे बंधुता यहां पूछा है ना, तो अब इन सब के बारे में पूछ सकते हैं, कौन कौन से, संप्रभुता के बारे में, समाजवादी से क्या मतलब है, न्याय से क्या मतलब है, स्वतंत्रता से क्या मतलब है, समता से क्या मतलब है, इन सब का अर्थ या इनका तात्पर्य क्या है, तो ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक, इन सब का मतलब देखेंगे, इन सब की एक एक 2-2 लाइन की परिभाषा अगर कभी आ जाए सीधी की सीधी आप लिख सकें, ये लिखेंगे। ठीक, प्रस्तावना का महत्व पूछा जा सकता है, विशेषताएं पूछी जा सकती है, ठीक है, या उसके क्या क्या उद्देश्य हैं, तो उद्देश्य तो उसमें दिए गए हैं, वो सब इसमें दिए गए, तो महत्व, विशेषताएं, ये सब पूछे जा सकते हैं। समझ गए हो, तो ये PYQ थे, ये मुझे लगता है कि आ सकते हैं, तो इससे बाहर तो कुछ इसमें रहेगा ही नहीं। ठीक, मतलब अगर इतना भी आप तैयार कर लेते, ये दोनों क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं, PYQ और संभावित, तो इस टॉपिक से बाहर कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, केवल इतना ही पढ़ लोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। क्लियर है, चलो अब जो अपन ने अभी तक डिस्कस किया इसको पढ़ते हैं अपन अंदर। ठीक, तो ये कल भी अपन ने पढ़ी थी, आज फिर पढ़ लेते हैं। क्या है, देखो, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है, ये एक पैरा हो गया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक, यहां तक आ गए, बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 और विक्रम संवत का ईयर और महीना, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी थी उस दिन, संवत 2006, विक्रमी महीना कौन सा था, मार्गशीर्ष का जो तिथि थी वो शुक्ल पक्ष की सप्तमी थी, और विक्रम संवत का 2006 चल रहा था उस समय। ठीक है, को एतद द्वारा इस संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये शब्द से है, याद होना चाहिए, इसमें कुछ भी नानुकुर काटापीटी नहीं चलेगी बच्चों। ठीक है, याद करना ही है, कोई उसका शॉर्टकट नहीं है, कुछ नहीं है। इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, मेंस में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, और प्रीलिम्स में भी इससे कुछ चीजें पूछी जा सकती है कि कितने प्रकार के न्याय हैं, कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, कितने प्रकार की समता है, सब समझ लेंगे अपन। ठीक, देखो समझ गए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक, यहां तक आ गया, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में
तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता बढ़ाने वाली, सुनिश्चित करने वाली, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। कौन कर रहे हैं? हम भारत के लोग, मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया, पूरे भारत के लोग इसको कर रहे हैं, अधिनियमित, आत्मार्पित और अंगीकृत कर रहे हैं। अब थोड़ा सा इसके अंदर जो चीजें हैं उनको थोड़ा सा देख लो बस। क्या है? सबसे पहले इसमें हम भारत के लोगों की बात की गई है। हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया, जो भी भारत का नागरिक है उसके लिए बात की जा रही, उसको सारी शक्ति का स्रोत बताया है। भारत में अगर सबसे ऊंचा कोई है तो भारत की जनता है। हम भारत के लोग, हम मतलब पूरा देश। कोई भी विभेद, कोई भी असमानताएं इसके लिए नहीं है। भारत के लोग यानी कि भारत के लोग, महिला, पुरुष, बच्चे, एसटी, एससी, ओबीसी, दिव्यांग और जो भी प्रकार आप करना चाहो, कोई विभेद का कोई मतलब नहीं है। हम भारत के लोग मतलब हम भारत के लोग सभी। क्लियर? भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब सॉवरेन, सॉवर्निटी होनी चाहिए। ठीक, फुल सॉवर्निटी की बात कर रहे हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब संप्रभुता, सॉवर्निटी की बात की जा रही है। इसका मतलब यह है कि हम अपने आंतरिक और बाहर निर्णय लेने में पूरी तरह से स्वतंत्र होंगे। हम किसी देश के जो है डोमिनियन नहीं है, हम किसी देश के अंडर नहीं आते हैं, कोई भी हमारे निर्णय को प्रभावित नहीं कर सकता। ठीक, चलो। समाजवादी मतलब, समाजवादी से यहां मतलब है कि सोशलिस्ट, यानी कि हम जो है लोकतांत्रिक समाजवाद हैं और हमारा समाजवाद एक विशेष उद्देश्य को प्रोत्साहित है कि हम देश में सभी प्रकार की असमानताओं को खत्म करेंगे, समाज में समानता लाने की कोशिश करेंगे, धन, संपदा, आय और जो संसाधन है उनका किसी समूह विशेष, व्यक्ति विशेष के पास अगर संकेंद्रण हो रहा है तो उसका बंटवारा समाज के सभी वर्गों तक करेंगे। ठीक। पंथनिरपेक्ष सेकुलरिज्म, राष्ट्र का कोई धर्म विशेष नहीं होगा आधिकारिक रूप से, और जो देश है वो किसी एक धर्म को विशेष रूप से संरक्षण या उसको प्रोत्साहित नहीं करेगा। सभी धर्मों का समान संरक्षण है और सभी धर्मों से समान रूप से संरक्षित होते हैं, सभी का समान रूप से सम्मान आदर हम करते हैं। क्लियर है? चलो। लोकतंत्रात्मक गणराज्य मतलब हमारा गणराज्य कैसा है? लोकतांत्रिक है, यानी कि हमारे यहाँ चुनी हुई सरकार बनती है, और गणराज्य यानी कि हम जो है वो एक ऐसे देश में रहते हैं जहां का राष्ट्र प्रमुख निर्वाचित होता है, लोगों के द्वारा चुना जाता है बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को। अब देखो, न्याय की जो बात है, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये चीज आप नोट डाउन कर लेना कि कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है। 3 प्रकार की। न्याय मतलब क्या होता है कि न्याय मतलब होता है कि आप के साथ सभी प्रकार की समानता रखी जाए, स्वतंत्रता रखी जाए। मतलब ऐसे काम जो आप करना चाहते हैं और जो करने योग्य हैं, आपको करने की पूर्ण स्वतंत्रता मिले और उसके लिए आप समान रूप से रहें। ठीक। देखो, सामाजिक न्याय का मतलब यह है कि समाज में सबसे पहली चीज न्याय की है कि आपको समाज में समानता रहे। समाज में समानता रहेगी तो जो है आप हर अवसर को, हर प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकते हैं। तो समाज में कोई भी ऊंच नीच, भेदभाव, असमानता, विषमता नहीं रहेगी। समाज में सभी लोग समान रहेंगे। ठीक। और इसमें जो है कि जिन चीजों की जरूरत जिस वर्ग को है उसको विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। जैसे भारत में हम देखते हैं कि जो है बड़े लंबे कालों से एसटी, एससी, महिलाएं और जो पिछड़े वर्ग हैं वो बहुत पिछड़े रह गए थे, उनकी सामाजिक शैक्षणिक स्थिति बहुत कमजोर थी, तो उनके लिए हमने जो है अफर्मेटिव एक्शंस, आरक्षण
जो है की व्यवस्था की है। ठीक, फिर आर्थिक, तो आपको सभी प्रकार के आर्थिक अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। आर्थिक रूप से आपको असमानता का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप जो है आर्थिक रूप से सभी अवसर आपको उठाने का समान मौका दिया जाएगा। राजनीतिक न्याय मतलब जो राजनीतिक अधिकार किसी भी व्यक्ति को प्राप्त होते हैं वो प्रत्येक देश के निवासी को प्राप्त होंगे, प्रत्येक देश के नागरिक को प्राप्त होंगे, और जो है वो हर पॉलिटिकल फ्रीडम का जो है आनंद ले पाएगा, उसका उपयोग कर पाएगा। ठीक, तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। अब आगे चलते हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक, देखो विचार की, यानी कि आप कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी विचार कर सकते हैं। ठीक, तो वो आपके विचार करने की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की मतलब एक्सप्रेस होने की, कि आप आपके अंदर जो विचार किए हैं, जो भावनाएं हैं, उनको बता सकें, लोगों को बता सकें, आप उनकी अभिव्यक्ति कर सकें। ठीक, विश्वास, आपका किसी धर्म में, किसी शक्ति में या किसी विशेष मान्यता में कोई अपना भरोसा है, विश्वास है, तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। धर्म, धर्म आपको जो धर्म अपनाना है आप उस धर्म को अपना सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, उसके जैसे जो है अपने आप को रह सकते हैं, उसके लिए जो जरूरी चीज है वो आप कर सकते हैं। ठीक, उपासना, उपासना मतलब विशेष पूजा पद्धति या जिस प्रकार से आप अपने इष्ट देव, ईश्वर को, भगवान को, अल्लाह को, गॉड को, जो भी आप पूजना चाहते हैं, जिस तरीके से उपासना जो पूजा पद्धति है वो आप कर सकते हैं। कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हो गई? 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं की चर्चा जो है आपको कहाँ की गई है? हमारी प्रस्तावना में है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, समता इक्वालिटी या इक्विटी, ठीक है, इक्वालिटी, आपको हर प्रकार से अवसर और प्रतिष्ठा, अवसर मतलब कोई भी किसी भी प्रकार का अवसर हो, आपको जो है उस अवसर को प्राप्त करने के लिए दिया जाएगा। ठीक, किसी में कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा कि किसी विशेष लोगों को विशेष अवसर दिया जा रहा है और किसी लोगों को नहीं दिया जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। प्रतिष्ठा मतलब जिस आत्मसम्मान के, जिस सम्मान के, जिस इज्जत के, जिस पुरस्कार के आप हकदार हैं, उसको समान रूप से दिया जाएगा। ठीक है, इक्वालिटी की बात की गई है। ठीक, चलो, प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, गरिमा मतलब जो होता है आप कितने अच्छे तरीके से अपने आप को संतुष्ट तरीके से जी सकते हैं, गरिमा के साथ मतलब सम्मान के साथ। ठीक है, आपको बेइज्जत नहीं किया जाएगा किसी भी मामले में। ठीक है, अगर आपके पास कोई चीज नहीं है तो उसको जो है विशेष रूप से वैसा नहीं दिखाया जाएगा कि आप कमजोर हैं। गरिमा के साथ आपको जैसा है, जैसे आप हो उसके साथ एक्सेप्ट किया जाएगा। गरिमा तथा राष्ट्र की, जो राष्ट्र है हमारा, उसकी एकता और अखंडता, ऐसी कोई भी चीज जो इसको बढ़ाती है उसको सुनिश्चित करने वाली बंधुता। बंधुता मतलब भाईचारे की भावना के साथ, परस्पर प्रेम, सहयोग, सद्भाव की भावना के साथ साथ रहने की जो है बात की गई है। ठीक, फिर दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज 26 नवंबर ये लागू होने की तिथि है। ठीक, मतलब इस दिन संविधान के बहुत सारे प्रोविजंस लागू कर दिए गए थे और जो है संविधान इस दिन बन के कंप्लीट हो चुका था। ठीक, ये हिंदी माह का महीना मार्गशीर्ष है, इसकी शुक्ल पक्ष की सप्तमी है और 2006 विक्रम संवत है। ठीक, को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत कर रहे हैं, मतलब अपने आप में अंग अंग में बसा ले रहे हैं, अंगीकृत कर रहे हैं। ठीक, अधिनियमित कर रहे हैं मतलब उसको कानून के रूप में मान्यता दे रहे हैं। आत्मार्पित मतलब हम स्वयं को ही, हम भारत के सारे लोग स्वयं को ही जो है इसको भेंट कर रहे हैं, इसको अर्पित कर रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट होना चाहिए, और इसके अंदर और भी जो चीज़ है वो अपन और डिस्कस कर लेंगे कि इन शब्दों का और मतलब क्या है। इसके बाद प्रस्तावना, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई चीज़ बारीक जो है छूट गई हो। अगर छूट गई हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। चलो,
प्रस्तावना। देखो, प्रस्तावना के बारे में हमने पढ़ लिया, प्रस्तावना पढ़ ली। प्रस्तावना होती क्या है, मतलब अगर उसको हम बोलेंगे प्रस्तावना, कोई पूछ ले हमसे क्या होती है भैया प्रस्तावना, तो हम बता देंगे कि यह संविधान के उद्देश्यों और उसमें अंतर्निहित, उसमें छुपे हुए दर्शन को, उसकी फिलॉसफी को प्रस्तुत करती है। यह संविधान के उद्देश्यों और उसमें अंतर्निहित दर्शन को जो है प्रस्तुत करती है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रस्तावना, प्रियम्बल कहते हैं। ठीक, जो संविधान के उद्देश्य को दर्शाए, उसमें छुपे हुए दर्शन को, फिलॉसफी को, विचार को दर्शाए, उसको हम प्रस्तावना कहते हैं। अगर 2 लाइन में आ जाए, अगर 2 नंबर में प्रस्तावना आ जाए तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक, क्लियर। चलो, इसकी अवधारणा हमने कहां से ली है, हमने ये कब सोचा, कैसे सोचा कि हमारे संविधान में प्रस्तावना होनी चाहिए। कब सोचा हमने, यूएसए के संविधान में प्रस्तावना थी, उससे हमारे दिमाग में आया कि हमारे संविधान में प्रस्तावना होनी चाहिए। तो अवधारणात्मक समझ कहां से ली है हमने, यूएसए से ली है। हमने इसकी भाषा, मतलब जैसे वो उसमें संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है, बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया की संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है बी द पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, मतलब हम ऑस्ट्रेलिया के लोग। तो उसकी भाषा जो है हमने वहां से ली है। ठीक, तो जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समझ गए, अवधारणा यूएसए से और भाषा ऑस्ट्रेलिया से। क्लियर, दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखो, जो एन.ए. पालकीवाला है, नानी पालकीवाला, भारत के बहुत बड़े संविधान विशेषज्ञ रहे हैं, वकील थे। ठीक है, तो इनके बारे में देखो, इन्होंने प्रस्तावना को क्या कहा, इस कोटेशन को याद रखना। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। क्या बोला है, आइडेंटिटी कार्ड है, परिचय पत्र है। मतलब कि अगर हम सिर्फ प्रस्तावना भी पढ़ें तो हम ये समझ सकते हैं कि संविधान में क्या हुआ। ठीक, मतलब हमारा आइडेंटिटी कार्ड देख के कोई समझ जाता है ना कि भाई इसमें क्या हो सकता है। तो इसमें क्या हो सकता है, मतलब हम कौन हैं, कहां से आए हैं, पिताजी का नाम, मम्मी का नाम, कितनी आयु है, जन्म तारीख कब की, सारा समझ सकते हैं। तो ऐसा सब कुछ हम समझ सकते हैं इस संविधान की प्रस्तावना से, संविधान के बारे में। ये कौन कहते हैं, नानी पालकी वाला या पालकी। तो देखो, इसको कैसे याद रख सकते हैं, तो जो व्यक्ति पालकी में बैठ के आता है वो परिचय पत्र दिखा देता है, परिचय पत्र बता देता है कि भाई पालकी में बैठ के आए, ये परिचय पत्र देख लो, काहे का, संविधान के, किस लिए, प्रस्तावना का। क्लियर। चलो अब देखो, आगे बढ़ते हैं हम। संविधान की प्रस्तावना के तत्व, क्या तत्व हैं, देख लो कौन कौन से तत्व हैं। तत्व मतलब एलिमेंट्स। जब हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं, प्रस्तावना को देखते हैं, तो हमें कौन कौन से तत्व उसमें नजर आते हैं, इसको देखो। सत्ता का स्रोत, सत्ता यानी कि अथॉरिटी, शक्ति, कैसी शक्ति, वैधानिक शक्ति, संवैधानिक शक्ति, जो कानून से हमें मिलती है उसकी बात कर रहे। तो उसका स्रोत कौन है, उसका स्रोत है जनता की सर्वोच्चता को माना गया है, लोक संप्रभुता, पॉपुलर सॉवरेनिटी को माना गया है कि जो सारी शक्ति का स्रोत है, जो हमारी संप्रभुता का स्रोत है, वो क्या है, वो देश की जनता है। सत्ता के स्रोत में लिखा गया है कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया। इस बात को समझ रहे हैं आप, बी द पीपल ऑफ इंडिया, ये सत्ता का स्रोत है। ठीक, सत्ता का स्वरूप, सत्ता का स्वरूप कैसा होगा, सत्ता के स्वरूप को पूरे संविधान में बताया गया है, कैसा होगा। देखो, भारत की सत्ता, भारत की अथॉरिटी यानी कि भारत की प्रकृति को बताया गया, कैसा, संप्रभु होगी। संप्रभु मतलब सॉवरेनिटी, सॉवरेन होंगी। सॉवरेन का क्या मतलब है कि जो है हम ऐसे देश के रूप में जाने जाएंगे जो किसी देश के अंतर्गत नहीं आता है, किसी का डोमिनियन नहीं है, हम अपने आंतरिक और बाहर निर्णय लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हैं। क्लियर। समाजवादी, ठीक, ये स्वरूप बताया। समाजवादी मतलब हम हमारे देश में किसी भी प्रकार की असमानता, विषमता नहीं चाहते हैं। ठीक, हम
हमारे देश में सभी प्रकार की समानता लाने चाहते हैं, लोगों को न्याय देना चाहते हैं, लोगों को स्वतंत्रता प्रदान करना चाहते हैं। हमारा समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। क्लियर है? चलो, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, देखो बहुत सारे लोग इसको धर्मनिरपेक्ष से कंफ्यूज होते हैं। धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान में नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। भारत में धर्म का मतलब पश्चिम के धर्म से पूर्णतः अलग है। हमारा धर्म एक कर्तव्य है। हमारा धर्म जो है वो एक जीवन पद्धति है, आचार संहिता है, कोड ऑफ कंडक्ट है। हम हमारा पूरा जीवन कैसे जीते हैं ये धर्म डिसाइड करता है। धर्म मतलब कर्तव्य, किसी व्यक्ति का क्या कर्तव्य होगा, यही हमारा धर्म। धर्म और रिलीजन दो अलग अलग चीजें हैं, उसको मिलाना मत। ठीक है? कभी आप भारतीय धर्मनिरपेक्षता को और पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता को पढ़ेंगे, या भारतीय धर्म और यूरोपियन रिलीजन या पश्चिमी रिलीजन को पढ़ेंगे, तो आपको दोनों ही बहुत डिफरेंट नजर आएंगे। धर्म का इंग्लिश में मतलब रिलीजन नहीं होता है। ये आप जब मीनिंग देखेंगे तो बहुत सारी जगह बता देते हैं कि धर्म मतलब रिलीजन, नहीं। भारत के संदर्भ में धर्म मतलब रिलीजन नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक? अगर इस पे किसी को कंफ्यूजन हो तो मैं बहुत अच्छे से इसको समझा सकता हूं। ठीक? चलो, पंथ निरपेक्षता। फिर आता है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। हमारा गणराज्य कैसा है? लोकतंत्रात्मक है, मतलब हमारे यहाँ लोगों को हमने चुनने की शक्ति दी है, जिससे लोग चुनाव के द्वारा अपनी लोकप्रिय सत्ता सरकार को निर्मित करते हैं। ठीक? और हमारा जो लोकतंत्रात्मक स्वरूप है वो कैसा होगा? गणराज्य होगा, यानी कि हमारे यहाँ जो राजतंत्र की व्यवस्था है, तानाशाही की व्यवस्था है, वो नहीं होगी। हमारे यहाँ राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित होगा। ठीक? किसी वंश परंपरा से नहीं आएगा, किसी और अन्य तरीके से नहीं आएगा, वो लोगों के द्वारा उनके वोट से आएगा, उनके निर्वाचन से आएगा। क्लियर? उसके बाद सत्ता का उद्देश्य क्या है? ठीक? तो जो भारत की सत्ता है, भारत की सरकार है, भारत का संविधान है, उसका उद्देश्य क्या है? वो क्या चाहता है? हमारे देश को क्या बनाना चाहता है? हमारे लोगों से क्या चाहता है? तो वो देखो, देवेंद्र, धर्म को समझते हैं बेटा, रुको। हमारा सत्ता का जो उद्देश्य है वो न्याय है, 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। हम 3 प्रकार के न्याय की जो है स्थापना करना चाहते हैं। स्वतंत्रता 5 प्रकार की, जो हमने पढ़ी ना, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 प्रकार की स्वतंत्रता हम अपने नागरिकों को देना चाहते हैं। समता, 2 प्रकार की समता, प्रतिष्ठा की और अवसर की समता देने की हम बात करते हैं। गरिमा, ठीक? गरिमा मतलब अपनी गरिमा के साथ, अपने आत्मसम्मान के साथ हर व्यक्ति को जीने का अधिकार हम देना चाहते हैं, जैसा हमारे अनुच्छेद 21 में है। बंधुत्व, देश के सभी लोग, सभी नागरिक बंधुत्व की भावना या भाईचारे की भावना, आपसी प्रेम भाव के साथ एक होकर रहे, किसी भी प्रकार की विषमता, असमानता को नहीं माने, उसको त्याग दें। ठीक? ये बंधुत्व। एकता, एकता सब ये इस विश्वास को माने कि हम सब एक हैं, हमारी अनेकता ही हमारी एकता है, यानी कि हम अलग अलग प्रकार से डिफरेंट हैं, भाषा में अलग हैं, बोली में अलग हैं, नस्ल में अलग हैं, हो सकता है रंग में अलग हो, ठीक है, खान पान में अलग हो, पहनावे में अलग हो, मान्यताओं में अलग हो। ठीक है? तो ये सब असमानताओं के बाद भी, ये सब विविधता के बाद भी हम जो है एक हैं, इस भाव को, इस विश्वास को पैदा करना है। अखंडता, हमारे देश का प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र एक साथ रहना चाहिए, हम अखंड रहना चाहिए। ठीक है? हम किसी भी तरीके से विभाजित ना हो किसी भी प्रकार से, तो उसको हम अखंडता कहते हैं। ये जो है हमारी सत्ता का उद्देश्य है। ठीक? फिर लागू होने की तिथि, तो हमारा जो संविधान की प्रस्तावना है वो हमें लागू होने की तिथि बताती है। मतलब इस तरह, इस दिन 26 नवंबर 1949 को पूर्णतः तो नहीं, लेकिन अंशतः संविधान के कुछ प्रोविजंस, मैंने बताया थे संविधान सभा के समय कि कौन कौन से प्रोविजंस जो बहुत जरूरी थे, जैसे नागरिकता, तदर्थ संसद, चुनाव वाले मुद्दे, ये सब लागू कर दिए गए थे क्योंकि बहुत एसेंशियल थे उस समय, तो उनको इसी दिन लागू कर दिया गया था। बाकी पूर्णतः लागू होने की तिथि जो थी 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह संविधान लागू हो गया था।
ठीक, चलो ओके, यहां तक तत्व समझ में आ गए। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो हमने समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता, ये 3 शब्द जो है जोड़े गए थे। समाजवादी जोड़ा था, पंथनिरपेक्षता जोड़ा था और अखंडता शब्द को जोड़ा था। क्लियर? चलो, धर्म को समझा रहे हैं देवेंद्र ना। अब भी एक टॉपिक आएगा अपना पंथनिरपेक्षता, फिर अपन उस पर बात करते हैं। चलो, अब प्रस्तावना के जो शब्द हैं उनका वर्णन करते हैं, हम विश्लेषण करते हैं कि जो शब्द इसमें लिखे हैं उनका एक्चुअल में मतलब क्या है। ठीक, उनसे हम क्या समझें। तो हमने अपने नागरिकों को समझने के लिए पर्याप्त मौका दिया है कि आप इनसे समझें और अपने अधिकारों को, अपने कर्तव्यों को, अपने देश को अच्छा से अच्छा, अपने राष्ट्र को जो है एक आदर्श राष्ट्र बनाने के लिए काम करें। इसलिए हमने ये सारे शब्द उन लोगों को समर्पित किए हैं। सबसे पहला शब्द संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जिसमें एक शब्द आता है संप्रभुता। हमारे यहाँ जो लाइन लिखी है ना प्रस्तावना में, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उसका मतलब है संप्रभुता, सॉवरेनिटी। ठीक, भारत, इसका क्या मतलब है कि भारत जो देश है ना तो किसी देश का डोमेनियन है, ना किसी देश के अंतर्गत आता है। हम जो भी निर्णय लेंगे वो हमारी परिस्थिति, हमारे परिप्रेक्ष्य और हमारे राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए लेंगे। हमारे इन निर्णयों को कोई भी देश अपने प्रभाव से प्रभावित नहीं कर सकता। ठीक है, ये होती है संप्रभुता। क्लियर है? अब तो कई बार बता चुका हूं मैं, बहुत डिस्कशन में आ चुकी है। ठीक, हम आंतरिक और बाहर निर्णय लेने में पूरी तरह स्वतंत्र हैं, इसका मतलब होता है संप्रभुता। समाजवादी, तो समाजवादी 2 प्रकार के मूलतः है, वैसे तो बहुत सारे प्रकार है, तो 2 प्रकार से मूलतः हो जाएंगे। एक साम्यवादी समाजवाद और दूसरा हो जाएगा लोकतांत्रिक समाजवाद। ठीक, तो जो साम्यवादी समाजवाद है वो एक तरह से हिंसक प्रकार का है, क्रांतिकारी परिवर्तन चाहता है। आई बात समझ में? ठीक, ये चाहता है। लेकिन वहीं लोकतांत्रिक समाजवाद जो है वो क्रमिक विकास के द्वारा सुधार चाहता है कि भाई आराम से सुधार कर लो, बहुत जो है कत्लेआम मचाने की जरूरत नहीं, हिंसक नहीं है, शांति प्रिय है। लोकतांत्रिक है मतलब इसमें लोगों की भागीदारी है। ठीक, साम्यवाद में भी लोगों की भागीदारी लेकिन रहती है, लेकिन कम, क्योंकि वो जो है एक पक्ष को, जैसे वो जो है मजदूर, गरीब, किसान वर्ग, इसको ज्यादा अहमियत देता है, पूंजीपतियों के विनाश की बात करता है। तो ये ऐसा नहीं है, सब लोगों में जो है आपसी वर्ग जो है वो वर्ग संघर्ष की बात नहीं करता। लोकतांत्रिक समाजवाद वर्ग समन्वय की बात करता है, जैसे गांधी जी बोलते थे, जबकि साम्यवादी समाजवाद वर्ग संघर्ष की बात करता है। ठीक, चलो, तो समाजवादी। ठीक, तो कैसा है भारतीय समाजवाद? लोकतांत्रिक समाजवाद है। हम सामाजिक आर्थिक विषमताओं और शोषण को जो है हम समाप्त करना चाहते हैं, कोई भी शोषण की कोई भी व्यवस्था ना रहे, ऐसा हमारे समाजवाद का लक्ष्य है। समाज में समानता की स्थापना करना और धन, संसाधन, इनका जो है समान वितरण करना हमारे देश के लोकतांत्रिक समाजवाद का जो है उद्देश्य है। ठीक, चलो, हाँ, अब यहां अपने को पर्याप्त डिस्कस करने का मौका मिलेगा, अपन बात करते हैं पंथ निरपेक्षता। ठीक, पंथ निरपेक्षता क्या होती है? तो पंथ निरपेक्षता भारतीय संदर्भ में इसको सेक्युलरिज्म कहते हैं, और इसका मतलब धर्मनिरपेक्षता नहीं है, बता चुका हूं, पहले इसका मतलब समझ लो। पंथ निरपेक्षता में, भारतीय पंथ निरपेक्षता का मतलब है कि जो है हम किसी धर्म को आधिकारिक धर्म घोषित नहीं करेंगे। हमारे देश में हमारे संविधान के द्वारा सभी धर्मों का समान संरक्षण है और सभी धर्मों के द्वारा हम समान रूप से संरक्षित होते हैं और सभी धर्मों को समान रूप से जो है प्रोत्साहन यहाँ दिया जाता है। हम धर्म से न्यूट्रल नहीं है, हम रिलीजन से न्यूट्रल नहीं है, जबकि जो यूरोपीय या वेस्टर्न सेकुलरिज्म है वो राज्य में और धर्म में पूरी तरह से, या रिलीजन में पूरी तरह से अलगाव चाहता है। धर्म अपना काम करे, राज्य अपना काम करे। ठीक, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में हमारे यहाँ जो धर्म की चीजें हैं, धर्म की अच्छी अच्छी बातें हैं, वो हमने हमारे संविधान, हमारे कानून और हमारे जो है प्रशासन में लागू की हैं। तो हम धर्म से निरपेक्ष नहीं है। अब हम जो चीजें समझना चाह रहे थे उनको थोड़ा सा समझ लो। देखो, जो मैं बता रहा था कि रिलीजन और धर्म ये 2 अलग अलग चीजें हैं। रिलीजन का मतलब जो होता है वो होता है विशेष पूजा पद्धति,
थोड़ा सा और विस्तृत है लेकिन ठीक है, अपन इतना ही समझ लेते हैं। विशेष पूजा पद्धति, जबकि धर्म का जो मतलब होता है वो होता है कर्तव्य, या इसको हम आचार संहिता के रूप में समझें कि भाई पूरे देश में सभी के लिए जो है एक विशेष आचार संहिता है, ठीक, इसकी बात की जा रही है। कर्तव्य है ये। हमारे यहाँ कहा गया है धार्यति इति धर्मः, हमारे धर्म की सबसे शॉर्ट परिभाषा अगर कहें तो धार्यति इति धर्मः मतलब जिसको धारण किया जा सके वही धर्म है। तो हम क्या धारण करते हैं? हम बहुत सारी चीजें धारण करते हैं। जैसे हम विशेष मान्यता धारण करते हैं, जैसे बोला जाए तो वसुधैव कुटुंबकम, मतलब हम सारी दुनिया को जो है अपना एक परिवार मानते हैं, ठीक। ऐसा रिलीजन नहीं मानता, ये उसमें मान्यता नहीं, क्योंकि वो एक विशेष प्रकार की पूजा पद्धति है, ठीक। हम धार्यातिथि धर्म मानते हैं, ठीक। तो हम ऐसी बहुत सारी चीजें कि हम सर्वधर्म संभाव में मानते हैं। सभी धर्म, सारे प्रकार के कर्तव्य सब समान है। दुनिया में जितने पंथ हैं, धर्म है, सबको समान भाव से हम देखते हैं। ये है। फिर रिलीजन जो है क्या बात करता है? ये हर चीज की बात करता है कि हर चीज एक होगी। जैसे रिलीजन में एक पूजा स्थल होगा, एक पूजा स्थल की बात कर रहे हैं, एक पूजा स्थल होगा कोई भी। जो रिलीजन है, जैसे जो रिलीजन वेस्टर्न रिलीजन है, उसको आप समझ सकते हो कि एक स्थान है उनका पूजा का, वही है, दूसरी जगह नहीं, उसी को वो जो सर्वोच्च मानते हैं। दूसरा, एक होली बुक, एक कोई भी पुस्तक जिसको वो पवित्र मानते हैं, पवित्र पुस्तक कह सकते हैं उसको, पवित्र पुस्तक है, उसी को मानते हैं, ठीक। और एक देवता या एक कोई गॉड हो, देवता हो, कोई भी एक देव, ये मान्यता रिलीजन की है जो वेस्टर्न में चलता है, ठीक। मतलब एक पूजा स्थल होना चाहिए, एक बुक होना चाहिए और एक देवता होना चाहिए, ठीक। मतलब समझ रहे हो? अब हम देखो, अब हम धर्म की बात करते हैं। ये रिलीजन हो गया, ये धर्म की बात करते हैं। धर्म में एक पूजा स्थल नहीं है। भारत में कोई ये नहीं कह सकता कि एक अल्टीमेट स्थान सभी धर्म प्रेमियों के लिए है, नहीं। सबके अलग अलग अपने हिसाब से धार्मिक स्थल है और वो उनके लिए पर्याप्त है। और ऐसा नहीं है कि वो दूसरी जगह नहीं जाएंगे या वो सोचेंगे कि ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी, नहीं, सब समान है, ठीक। तो सोचो तुम कितना ब्रॉड है, बहुत व्यापक है। फिर एक पुस्तक, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि एक ही, हम रामचरितमानस को भी उतने ही आदर से पढ़ते हैं, भगवत गीता, भगवत पुराण, या जितने उपनिषद हैं, जितने हमारे वेद हैं, सारी चीजें हम बहुत अच्छे से सबको आदर के साथ मानते हैं। और हम जो है एक को विशेष दर्जा नहीं देते, हमारे लिए सब समान है, सब पवित्र है और सबका सम्मान करते हैं। एक देवता कोई नहीं कह सकता। हमारे यहाँ तो 33 करोड़ देवी देवताओं की जो है संकल्पना की गई है, समझ रहे हो? तो मतलब कितना ब्रॉड है, हम कितना व्यापक सोचते हैं, समझ रहे हो? तो इन दोनों में अब आप, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ये चीजें अलग है, ठीक, समझ गए? लेकिन हम इन सब चीजों को भी समाहित करते हैं, सारी चीजें, सब इतना व्यापक है कि उसमें सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं कि भारतीय पंथ निरपेक्षता और यूरोपीय पंथ निरपेक्षता में थोड़ा सा शॉर्ट में अंतर देख लो। ये क्लियर है? अगर किसी ने नहीं लिखा हो तो इसके स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, या जो भी करना है कर लो, ठीक। क्लास पीछे करके लिख लेना वाली है ना। चलो अब देखो, यूरोपीय पंथ निरपेक्षता और भारतीय पंथ निरपेक्षता, वेस्टर्न जो सेकुलरिज्म है, भारतीय सेकुलरिज्म में थोड़ा सा अंतर समझ लो, ठीक है। तो हम ये देखते हैं क्या, पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म, ठीक है, पंथ निरपेक्षता। अब देखो, ये दो संदर्भ में हम समझ सकते हैं। एक हम पश्चिमी समझ सकते हैं और एक हम जो है कौन सी समझ सकते हैं, भारतीय, इंडियन। इंडियन सेकुलरिज्म क्या कहता है और पश्चिमी क्या कहता है। जो पश्चिमी है इसको देखो, ये बोलता है कि राज्य और धर्म दोनों अलग अलग हैं, दोनों के अलगाव की बात करता है, पहली चीज है, ठीक। दूसरी चीज ये है कि
यहां उनको धर्म से कोई मतलब नहीं है। अगर कोई धर्म जो है खत्म हो रहा हो तो खत्म हो जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। राज्य से पूर्णतः अहस्तक्षेप की बात करता है, ठीक है। मतलब राज्य धर्म में और धर्म राज्य में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। हम किसी को कोई भी संरक्षण नहीं देंगे, ठीक। ये क्लियर है। अब समझो भारतीय पंथ निरपेक्षता को समझो थोड़ा सा। भारतीय पंथ निरपेक्षता में क्या आ जाएगा, हम सभी धर्मों का समान आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, वहां ऐसा नहीं है, ठीक। हम संरक्षण देते हैं सभी धर्मों का, वहां कोई संरक्षण नहीं देते, कोई धर्म खत्म होता हो जाए, ठीक। हम जैसे आप जानते हैं कि धार्मिक अल्पसंख्यक को भी हमने विशेष रियायतें दी हैं, लेकिन वहां ऐसा नहीं है, ठीक। तो संरक्षण देते हैं। जैसे आपने एक सुना होगा जियो पारसी योजना है भारत सरकार की। जियो पारसी मतलब जो पारसी धर्म के लोग हैं उनकी संख्या कम होती जा रही है, ठीक। उनकी जो है प्रजनन क्षमता बहुत कम है, तो हम देखते हैं कि उनकी नेगेटिव में जो है जनसंख्या वृद्धि जा रही है। तो हमने उनके संरक्षण के लिए जियो पारसी लाए हैं कि उनकी जनसंख्या बढ़े, उनको भी राज्य में जो है पर्याप्त जो है हस्तक्षेप रहे, उनका भी, उनकी भी सुनी जाए, ठीक। तो संरक्षण देते हैं। हम राज्य और धर्म के अलगाव की बात नहीं करते, यहां उनके जो है क्या कोऑर्डिनेशन, समन्वय की बात की गई है, समन्वय, ठीक है। समन्वय की बात की गई है। समन्वय मतलब धर्म की जो अच्छी चीजें हैं वो हमने हमारे संविधान, कानून, प्रशासन सब जगह लागू कर रखी है, क्लियर है। और जो राज्य है वो भी धर्म का अनुपालन करता है। मतलब हमारा धर्म क्या चाहता है, हमारा धर्म सर्वधर्म समभाव की बात करता है, हमारा धर्म सर्व कल्याण की बात करता है, हमारा धर्म सबके कल्याण की बात करता है कि सबका कल्याण हो, ठीक है। विश्व का कल्याण हो, हम जो है जयकारा लगाते हैं ना, विश्व का कल्याण हो, ठीक। तो हम पूरी दुनिया का कल्याण चाहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, हम पूरी दुनिया का जो है एक परिवार समझते हैं, पूरे विश्व को, समझ गए। तो ये बहुत सारा अंतर है और बहुत बारीक अंतर है, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है और बहुत सारे तो समझाने वाले भी ऐसे ही है, उनको भी समझ में नहीं आता, ठीक। तो इस जो है इसको थोड़ा सा समझना, बहुत बारीक अंतर है। ये समझ में आ गया तो आपको बहुत भारत पे बहुत गौरव होगा कि हम जो है इन सब चीजों को कितना महत्व देते हैं, मतलब हम कितने सजग हैं इस चीज को समझना, ठीक। चलो आई बात समझ में। तो ये कह रहे थे हम, क्लियर है। तो ये हमने आज पंथ निरपेक्षता को समझा, बाकी हम कल समझेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। तो अब फाइनली मेरा यही कहना है कि बहुत अच्छे से मेंस पढ़ना है बेटा, जो भी सहायता हम कर सकते हैं आपके लिए पूरी करेंगे, बस आपको अपनी सहायता से पीछे नहीं हटना है, बस इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा कोर्स पूर्णतः 2025 और 26 दोनों के लिए डेडिकेटेड है। जो 25 का बच्चा है उसको विशेष रूप से इंस्टेंट जो मदद हमको करनी चाहिए, जो गाइडेंस हमको देना चाहिए, उसके लिए हम तैयार हैं। 26 के लिए दीर्घकालिक रणनीति क्या होनी चाहिए, हम उन सब चीजों का ध्यान रखेंगे कि उसके प्रीलिम्स ना रुके और उसके मेंस में उसका बेस्ट प्रदर्शन हो, इसके लिए हम करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसका एक ही बार में सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो इसी के साथ हम अगला कल देखेंगे। चलो, जय हिंद, जय भारत, ठीक है। चलो।